नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और नेट के सिलेबस की तैयारी हम कर रहे हैं। नेट के सिलेबस में जो पॉइंट्स लगे हुए हैं उनको आज हम यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षार्थी की विशेषताएं जो है उनके बारे में हमने जानना है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और लर्नर जो है हमारे पास वो दो तरह का है, एक तो है एडोलसेंस और एक है अडल्ट। ठीक है, तो इन दोनों के जो भी शिक्षण संबंधी जो विशेषताएं हैं इनके बारे में हमने समझना है। और उसको हम चार दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं दोनों की विशेषताओं को। एक तो है शैक्षिक और एक है सामाजिक, ठीक है, और एक है भावनात्मक और एक है संज्ञानात्मक, यानी कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ठीक है, एंड कॉग्निटिव। इन चार पैरामीटर्स पर हमको जो एडोलसेंस और अडल्ट जो लर्नर है हमारा शिक्षा किशोर और वयस्क जो हमारा शिक्षार्थी है उसकी विशेषताओं को हमने जानना है। ठीक है, यही जो है आज का टॉपिक है और नेट सिलेबस के यूनिट 1 में ये टॉपिक आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस बारे में कि शिक्षार्थी आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, वह कौन व्यक्ति है जिसे हम शिक्षार्थी कहेंगे। तो शिक्षार्थी हम उसे कहेंगे जो व्यक्ति शिक्षा या ज्ञान, ठीक है, या विद्या प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उसी को शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अधिगमकर्ता, अध्येता, छात्र, अनेक नामों से उसको जाना जाता है। और शिक्षा, ज्ञान, विद्या या नॉलेज जो है गेन करना, जो प्राप्त करना जो चाहता है उसी को इन नामों से जाना जाता है। अभी हम किशोर और वयस्क विद्यार्थी की विशेषताओं की बात न करते हुए पहले शिक्षार्थी में क्या विशेषता होनी चाहिए, जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फिर हम किशोर यानी कि एडोलसेंस और अडल्ट विद्यार्थियों के स्पेशल रूप से जो है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले हम शिक्षार्थी की विशेषताओं को समझ लेते हैं। शिक्षार्थी की विशेषता मुख्य रूप से क्या क्या हो सकती हैं। एक तो यह है कि शिक्षार्थी जो है वो अनुभव करके सीखना चाहता है। ठीक है, एक शिक्षार्थी की मुख्य विशेषता होती है कि वो किसी भी चीज को यदि सीखता है तो वो चाहता है कि वो अनुभव उसे पहले करे या फिर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, विद्यार्थी परिपक्वता के साथ सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें कुछ अधूरा न रहे। जब तक उसको तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ अब इसके बारे में पूरी तरह से जान गया हूँ, तब तक उनके मन में प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, संदेह आते रहते हैं। तो परिपक्वता के साथ वो सीखना चाहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, इन सब के साथ जो है शिक्षार्थी जो है अपने ज्ञान को रिलेट करके देखता है। ठीक है, इन सब के साथ जोड़कर वो अपने ज्ञान को इन साथ समन्वय स्थापित करता है, चाहे वो सामाजिक मूल्य हो या सांस्कृतिक मूल्य हो। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में हम समझ चुके हैं पहले ही कि समाज के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है उन सभी जिम्मेदारियों को हम सामाजिक मूल्य के तौर पर देख सकते हैं। और सांस्कृतिक मूल्य मतलब जिस संस्कृति में हम निवास करते हैं, जिस संस्कृति में हमें जाना है, ठीक है, इसके बाद तो उन संस्कृतियों के साथ हम अपने ज्ञान से हम जो भी हमने कुछ सीखा है अभी तक उसको हम कैसे उनमें समन्वय स्थापित करके वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं होती हैं। क्रियात्मकता के साथ वो सीखना चाहता है। वो ये नहीं कि दिन भर एक लाइब्रेरी में बैठ जाए और पढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सारे विद्यार्थी ऐसे ही सीखें। उसे क्रियात्मक चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल्स भी चाहिए और प्रैक्टिकल के द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है वो देर तक रहता है। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। डिसिप्लिन सबसे पहला चीज है। अनुशासन जो है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो पहला जो नियम मुझे लगता है वो अनुशासन ही है। उसके बाद वो आज्ञाकारी भी होना चाहिए। आज्ञाकारी का मतलब बिल्कुल ही ये नहीं कि शिक्षक बोले उठ तो उठे, बैठे तो बैठे। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि जो भी कार्य जो है शिक्षण के प्रक्रिया के दौरान उसको मिला है, ठीक है, उस कार्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाए और उसके प्रति जो है समर्पित भाव से शिक्षण प्रक्रिया को जो है वो ग्रहण करे। ठीक है, शिक्षण ग्रहण करे। तो आज्ञाकारी होना भी शिक्षक जो है शिक्षार्थी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा और मतलब एक सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत ये चीजें आ जाती है। एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत आज्ञाकारी होना आ जाता है। सहायता करना, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी का ज्ञानार्जन को तत्पर, ये नहीं कि मतलब हेल्पफुल नेचर का मतलब ये है कि आपने नोट्स बना लिया अब मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नोट्स मत दिखाइए, लेकिन उसको जिसको आप नोट्स दे रहे हैं या नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं उससे बोलो कि मेरे नोट्स लेकर आप क्या करोगे। इससे अच्छा कि मेरे साथ चर्चा कर लो, तो मैंने उनको पढ़ लिया है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मेरे नोट्स देख लेना। इससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा है जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप डिस्क्राइब भी कर पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि हाँ किन किन चीज़ों को मैं नहीं बता पा रहा हूँ या कहाँ कहाँ मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें शिक्षार्थियों में होनी चाहिए। ज्ञानार्जन को तत्पर होना चाहिए हमेशा, थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, हर जिज्ञासाएं उसके अंदर बहुत सारी होनी चाहिए। विषय को समझना,
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, विषय को समझने का जो है गुण शिक्षार्थी में होना चाहिए, तभी वह, और वो तभी हो पाएगा जब जिज्ञासा उसके अंतर्गत होगी। जिज्ञासा होगी तो समझने का प्रयास वो करेगा और अनेक माध्यम जो है उस विषय को समझने के वो तलाशेगा। उसके बाद खेलकूद में भाग लेना, यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है विद्यार्थी की, कि शिक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ कक्षा के अंदर ही नहीं होता, बाहर भी, कक्षा के बाहर भी हम शिक्षण या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो खेलकूद के माध्यम से भी अनेक प्रकार की भावनाएं जो है, भावनाओं का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है, तो वो भी शिक्षार्थी में होना चाहिए। परिश्रमी बिल्कुल होना चाहिए, वर्क हार्ड, ठीक है, समय का पाबंद होना चाहिए। और समय का पाबंद का मतलब यह है कि आलसी नहीं होना चाहिए, जिस कार्य का जो समय है उसको निश्चित रूप से उस समय पर उसको पूरा करना चाहिए। पेशेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है, पंक्चुअल भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, ठीक है। उस एकदम संवेगों का एकदम बाहर निकलना, ये विद्यार्थी को में शोभा नहीं देता है उसको। सामाजिक गतिविधियों में उसकी सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है, समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके समाज में, उसके आस पड़ोस में, तो उनमें भी उसको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, या फिर और भी स्कूल के जो कार्य हैं उनमें भी उसको भाग लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही अगर वो उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाएगा तो उसके अंदर जो सामाजिकता है वो, उसका विकास कम हो पाएगा, ठीक है। कभी यार आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, 4-5 लोग अगर उनके आसपास आ जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सामाजिक नहीं होते हैं वो लोग, उनको नहीं पता है कि हम किस तरह से इनसे बात करके मैं भी इनमें से एक बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये हालांकि वो बहुत विद्वान होते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो कभी सामाजिक नहीं बन पाए इस पढ़ाई के चक्कर में। तो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से आपकी हेजिटेशन दूर होती है और समाज का पता आपको चलता है। देशभक्ति पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आखिर जिस देश में आप पढ़ रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस देश ने आपको इतनी बढ़िया सुविधाएं दी हैं, उसके प्रति भक्ति तो होनी ही चाहिए। एकाग्रता जो है विद्यार्थी में होनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए उसका मन जो है, मतलब पढ़ने का टाइम अभी है और तुम्हारी फेवरेट पिक्चर आ रही है तो ये नहीं कि आप पिक्चर देखने चले जाओ, पिक्चर भी देखूंगा लेकिन पहले पढ़ाई करूंगा, उसके बाद जो है मैं वो भी देखूंगा। तो ये वाली भावना होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सकारात्मक सोच होना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास से युक्त वह विद्यार्थी होना चाहिए। वह का मतलब सभी विद्यार्थियों में ये विशेषताएं होनी चाहिए। गलतियों से सीखना, ये एक बहुत बड़ी जो है विशेषता है, ये हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए कि अपना आकलन स्वयं करना, ठीक है, अपना आकलन करना कि जो भी मैंने किया है क्या वो सही था, और वो अगर गलत था तो क्यों था, और सही था तो मैंने उसका क्या फायदा उठाया। तो इससे क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एक विद्वान ने कहा है कि एक मनुष्य को अपने जीवन भर विद्यार्थी बनना चाहिए, चाहे वो शिक्षक बने, वो किसी भी पद पर जाए, लेकिन जब तक वो स्टूडेंट बन के रहेगा तब तक वो सीखता ही रहेगा। ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, उसको निष्क्रियता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उदार हृदय उसका होना चाहिए, ठीक है। उदार हृदय का मतलब दया की भावना, क्षमा मांगने की हिम्मत और क्षमा करने का साहस, ये सब चीजें उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आत्मचिंतक होना चाहिए, ठीक है, आत्मविश्लेषक जिसे कहते हैं कि अपने बारे में सोचना कि मेरा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब आत्मचिंतक का मतलब है कि अपने बारे में उसको स्वयं कभी जो है एक इसका तरीका ये भी है कि अकेले में कई लोग अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो अपना विश्लेषण स्वयं करते हैं कि हाँ, कि ऐसा ऐसा जो कुछ भी अभी तक मैंने किया है, जो भी मैंने प्राप्त किया है, जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, ठीक है, और जो भी मेरी आशाएं हैं, जो मेरे सपने हैं, तो क्या जो है वो मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाया हूँ कि नहीं उतर पाया हूँ, और मुझे और कैसे प्रयास करने हैं, किन किन नियमों पर मुझे चलना है, और कैसे कैसे नियम मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनाने हैं, क्या रूटीन मेरा बनाना है। तो आत्मचिंतक होना चाहिए, उसको समय समय पर अपना विश्लेषण करते रहना चाहिए। कल्पनाशील होना चाहिए मनुष्य, और विद्यार्थी मुख्य रूप से कल्पनाशील का मतलब उसको बहुत सारी कल्पनाएं उसके अंदर होनी चाहिए। यदि कल्पनाशील वो नहीं होगा तो वो एक मतलब संकुचित बनकर रह जाएगा, ठीक है। सामाजिक होना चाहिए, बिल्कुल सांस्कृतिक होना चाहिए, और शोध प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। शोध प्रवृत्ति जब तक किसी विद्यार्थी में रहेगी तब तक वह विद्यार्थी कुछ न कुछ जो है ज्ञान प्राप्त करता ही रहेगा, ठीक है। जिस दिन शोध प्रवृत्ति का मतलब यह है कि खोज करने की भावना, कि अरे ये चीज अगर ऐसी है तो ये ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है, मुझे इसके बारे में खोज करनी है या मुझे इसके बारे में जानना है। तो ये भावना, ये जिज्ञासा जब तक आपके अंदर होगी तब तक आप एक अच्छे विद्यार्थी कहे जाएंगे। किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की विशेषताएं। अब जो है हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। किशोर माने एडोलसेंस, और वयस्क जो होता है अडल्ट उसे कहते हैं। इंग्लिश में किशोर के लिए शब्द है एडोलसेंस, और लैटिन भाषा के अडोल्स्केयर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है मतलब सयाने होने की ओर बढ़ना।
और जो वयस्क होता है उसे कहते हैं अडल्ट, यानी कि वो सयाना हो चुका है, ठीक है, शारीरिक विकास तथा पूर्णता को वो प्राप्त हो चुका है, तो उसे हम वयस्क कहेंगे। अब इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के मतलब कि सीटेट के लेवल पर भी आपको देखने को मिल रहा है और नेट के सिलेबस में तो ये है ही। तो वयस्क माने जो कॉलेज में आ चुके हैं या फिर किशोर कॉलेज में ही आया है, अभी 15-16 साल में ही कॉलेज पहुंचता है किशोर विद्यार्थी जो है, तो 13 से लेकर के 18 तक की जो उम्र है उसको हम किशोर अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। और 18 से ऊपर जो विद्यार्थी जो हो चुके हैं, जो व्यक्ति हो चुके हैं 18 से ऊपर जिनकी आयु हो चुकी है उसको हम अडल्ट कह देते हैं, ठीक है। वोट देने का अधिकार उसको मिल जाता है, तो वहां से अडल्ट से अडल्ट बन जाता है वो, ठीक है, विद्यार्थी। तो अब इन दोनों विद्यार्थियों की विशेषताओं के बारे में हमने जानना है और 4 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, 4 पैमाने हमारे पास हैं। एक है शैक्षणिक दृष्टिकोण, एक है सामाजिक दृष्टिकोण, एक है भावनात्मक दृष्टिकोण और एक है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सबसे पहले किशोर विद्यार्थियों के बारे में जानेंगे और उनके शैक्षणिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। किशोर विद्यार्थी का मतलब मैंने आपको बताया कि 13 से लेकर 18 तक की उम्र के विद्यार्थी और 18 प्लस जो हैं वो सारे वयस्क कहे जाएंगे। तो पहले किशोर विद्यार्थियों की शैक्षणिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली विशेषता, शैक्षणिक विशेषता उनमें यह है कि वो चिंतन करते हैं अपने व्यवसाय चुनाव के लिए, या चिंता उनको रहती है कि 12वीं के बाद में जब कॉलेज में जा रहा हूं तो मुझे आगे मतलब यहाँ से उनको करियर प्लानिंग शुरू कर देनी होती है, तो इस विषय में वो विशेष रूप से कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। मूर्त और अमूर्त चिंतन दोनों प्रकार का चिंतन वो करते हैं। मूर्त चिंतन का मतलब क्या है, जो भी चीजें हमें दिख रही हैं इनके बारे में यदि हम चिंतन कर रहे हैं या हम देख के चिंतन कर रहे हैं तो ये मूर्त चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन होता है जिन, मूर्त का मतलब जो चीजें हैं जिनकी सत्ता है, ठीक है, जो विद्यमान है वो हो गया मूर्त चिंतन, और जो चीजें नहीं हैं वो हो गया अमूर्त चिंतन। जैसे मोक्ष है ये अमूर्त है, ठीक है, या हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, प्रेम है ये अमूर्त है, ठीक है, दोस्ती है ये अमूर्त है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो अमूर्त चिंतन है। और मूर्त चिंतन जो हम समाज की पदार्थों के विषय में सोच रहे हैं, तो दोनों प्रकार के चिंतन अब वो विद्यार्थी करने लग जाता है और उसको जो है अपने व्यवहार में लाने लग जाता है। ये उसकी मुख्य विशेषता है। चित्र एवं प्रदर्शन द्वारा सीखना चाहता है या सीखते हैं इस स्तर पर विद्यार्थी, किशोर विद्यार्थियों में अंदर विशेष रूप से इस प्रकार के शिक्षण जब किए जाते हैं चित्र और प्रदर्शन के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनमें जिज्ञासा भी बढ़ती है और वो ज़्यादा ध्यान दे के जो है इन चीज़ों को सीखते हैं। श्रव्य और दृश्य सामग्री द्वारा वो सीखते हैं, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो जो हमारे पास टीचिंग एड्स हैं उनके द्वारा। भविष्य आधारित इनका चिंतन होता है कि मुझे आगे जाकर अपना करियर डेवलप करना है, तो मुझे इस चीज़ का चुनाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे किन चीज़ों में जाना चाहिए किन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, तो इस तरह का चिंतन उनका होता रहता है। विषय केंद्रित चिंतन उनका होता है, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड जिसे कहते हैं। संदेह की भावनाएं उनमें अक्सर होती हैं इस उम्र में कि हर किसी को वो संदेह की भावनाओं से देखते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं विश्वास एकदम से किसी पर वो नहीं कर लेते हैं। सामाजिक विशेषताएं क्या हो सकती है इनकी, आत्मसम्मान की भावना होती है। यहाँ से व्यक्ति अब जो विद्यार्थी है, किशोर विद्यार्थी, वो समझने लग जाता है कि हाँ अब मेरी कुछ रेपो है, मेरी कुछ इंपॉर्टेंस मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, तो आत्मसम्मान की भावना जो है उसके अंदर आने लग जाती है। समूह की भावना, ग्रुप बन जाते हैं इनके, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस उम्र में बहुत सारे ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाता है बच्चा। अपने गली का अलग ग्रुप होता है, स्कूल का अलग ग्रुप होता है, रिश्तेदारों का अपना अलग ग्रुप में वो बना लेते हैं सारे भाई बहन मिलकर, मतलब इस उम्र के विद्यार्थी सारे, ठीक है। तो समूह की भावना उनके अंतर्गत होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है, फैशन ये सब अपना, ठीक है, मतलब सौंदर्य अपना किस तरह बढ़े, ठीक है, जितने प्रकार के फैशन हो सकते हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल्स हो, चाहे वो अगर बीएड्स आ गए तो उनसे संबंधित हो, या फैशन हो, किस तरह के कपड़े हमें पहनने चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, चलना क्या है, या जो बॉडी शॉडी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत आने लग जाती हैं। आत्म प्रेम की भावना उनमें बढ़ने लगती है। स्वतंत्रता की भावना होती है। इस उम्र में विद्यार्थी जो है या जो बच्चा है वो जो है अब किसी के दायरे में नहीं रहना चाहता, ठीक है, वो कहता है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। अब मुझे जो है स्वतंत्रता की भावना, हालांकि इतना भारत में इतना जो है ओपन नहीं देते हैं अभी भी, घर वाले इतनी स्वतंत्रता नहीं देते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी के अंदर ये भावना होती ही है कि यदि घर वालों का थोड़ा सा भी हाथ अगर ढीला हो तो वो स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। नेतृत्व की भावना, बिल्कुल वो लीडरशिप जिसे कहते हैं, वो अपने अंदर सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि जो भी उनका ग्रुप है उसके एडमिन वो ही हों, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी समाज के अलग अलग के तरीके, अलग अलग जो उनके ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो खेल के ग्रुप हों या आसपास के जो भी उनके ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी भी जो है राय उसमें ली जाए या उस ग्रुप के डिसीजन मेकिंग में उनका भी योगदान हो, ठीक है।
भावनात्मक विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि एक तो सबसे बड़ी विशेषता है, इसे हम समस्या भी कह सकते हैं कि विषम लिंगी काम भावना। असल में ये समस्या नहीं है, ये भावना ही है। अगर ये है तो आप किशोरावस्था में है अभी, और ये वयस्कों में भी कुछ हद तक होती है, मतलब 22-23 उम्र की तक जब आएंगे, और तब तक ये भावनाएं आपकी रहती हैं, और उससे ऊपर भी रहती हैं फिर, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इस स्तर पर हावी होती हैं ये भावनाएं विषम लिंगी, ठीक है, मतलब कि लड़का की लड़की के प्रति, लड़की के लड़की के प्रति। आत्म प्रेम की भावना होती है, ये हम अभी ऊपर समझ चुके हैं। विरोधी तथा अपराध प्रवृत्ति, अगर थोड़ा सा भी गलत डायरेक्शन मिले, ठीक है, दिशा अगर थोड़ा सा भी गलत दिशा की ओर अगर मुड़ जाए, तो जो है वो विद्यार्थी जो है वो अपराध प्रवृत्ति का बन सकता है, और विरोधी प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आ सकती है यदि बार बार उसको दबाया जा रहा है, और यदि उसको कहीं लगा कि हाँ अब जो है मेरी आवाज़ जो है मुझे अब नहीं सहन करना चाहिए, तो विरोधी भावना एकदम उसके अंतर्गत आ जाती है। यही वो समय होता है जब विद्यार्थी अपना हर तरह का विकास देखता है, अपने अंदर तरह तरह के शारीरिक परिवर्तनों को महसूस करता है वो, और उनसे लड़ता है, ठीक है। समायोजन का अभाव उसमें रहता है, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि उसमें एकदम से किसी के प्रति विश्वास नहीं कर पाता, तो समायोजन का अभाव निश्चित रूप से रहता है, ठीक है। हर किसी में घुलना मिलना कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन जरा भी संदेह की भावना होती है तो वहाँ से कट जाते हैं, तो समायोजन की भावना का अभाव उनमें होता है। इसके बाद जो अंतिम विशेषता है किशोर विद्यार्थियों की, वो है संज्ञानात्मक विशेषताएं। उनके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि मानसिक तनाव या दबाव उनके अंतर्गत होता है। अच्छा रिजल्ट है, अच्छा दिखना है, ठीक है, समाज में अपनी रैपो बनानी है, तो कई तरह के आंतरिक और बाह्य दबाव उनके अंतर्गत उनमें होते रहते हैं। तो संज्ञानात्मक विशेषताओं में पहला जो है मानसिक तनाव या दबाव। बौद्धिक कौशल इस समय उनका निखरता है अच्छी तरह से, तो ये एक विशेषता होती है। कल्पना करना यहाँ पर विद्यार्थी सीख जाता है, कविताएं बनाना, ये करना, इस तरह से प्लानिंग्स करना, ये सारी योजनाएं बनाना, तो ये जो है विद्यार्थी इस उम्र में करने लग जाता है। और वीर पूजा, ठीक है, हीरो वर्शिप जिसे कहते हैं, उसका एक आइडियल होता है, एक आइकन होता है कि मुझे इस जैसा बनना है, या ऐसा स्टाइल मुझे करना है, ऐसा मुझे चलना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा, टिकटॉक जो चला था पहले, जो अब तो बैन हो गया है, लेकिन इसमें लगभग वही विद्यार्थी या उसी एज के जो किशोर अवस्था के लड़के ही जो थे या लड़कियां जो थी, वो ही जो है इसमें काफ़ी उन्होंने प्रसिद्धि भी पाई, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो वीर पूजा जिसे कहते हैं, हीरो वर्शिप, कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसी एक्टिंग मुझे करनी है, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर, या फिर जो है समाज में जो है अपना जो है क्या बोलते हैं, मुझे समाज में अपनी रैपो बनानी है, और मुझे समाज के सामने प्रतिष्ठित होना है, ठीक है, ये सब चीज़ें फेमस होना है जिसे कहते हैं, तो ये चीज़ें उनके अंतर्गत यहाँ से आने लग जाती हैं। और प्रतिद्वंद्विता सबसे बड़ी चीज़ है एक दूसरे से, कि मुझे उससे आगे निकलना है, ये इस उम्र में मुख्य रूप से होता है कि मुझे इस बार टॉप करना है, या फिर मुझे इस बार उसको हराना है, या हमें इस बार ये करना है, हमारी टीम फर्स्ट आए, तो प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए। लेकिन प्रतिद्वंद्विता इस उम्र में सिर्फ प्रतिद्वंद्विता तक सीमित नहीं रह जाती, वो कई प्रकार के जो है लड़ाइयों में भी तब्दील हो जाती है। लेकिन अडल्ट क्षेत्र में जब हम आते हैं तो वहाँ पर प्रतिद्वंदिता लड़ाई में नहीं आती, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता सिर्फ उन चीज़ों तक ही सीमित रहती है जहाँ पर हम आपस में जो है कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब आते हैं किशोरावस्था पे, इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। ये तो 4 पैरामीटर्स जो नेट के सिलेबस में बताए गए हैं उनके बारे में हमने जाना। अब कुछ अन्य विशेषताएं जो इनमें होती हैं वो ये है कि पहला कि मानसिक और शारीरिक परिवर्तन तेजी से इनमें हो रहा होता है, क्योंकि समाज में ही चले जाते हैं अब 12th के बाद, कॉलेज में इधर उधर, तो समाज के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो दृश्य हैं उनको ये देखते हैं, और वहाँ से इनके मानसिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। और क्योंकि विकास और मानसिक विकास हो रहा है और शरीर की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ से भी कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन इनके अंतर्गत होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस एज से निकले हैं तो आप समझते हैं इन चीज़ों को कि शारीरिक परिवर्तन की किसकी बात हो रही है। आत्मनिर्भरता की भावना इनमें होती है। अब ये चाहते हैं कि ये सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है, घर वालों पर डिपेंड कम हो। काम प्रवृत्ति की भावना बिल्कुल इस उम्र में, इस उम्र का सबसे मुख्य विशेषता है ये। सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ठीक है, ये अब ये सारी विशेषताएं हैं इनमें। अब एक एक विशेषता अपने आप में जो है बहुत बड़ी व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखती है, क्योंकि सामाजिक विकास ये हर वय के उम्र के लोगों, हर वय के व्यक्तियों की इच्छा होती है। लेकिन इस उम्र में यही उम्र जो होती है, किशोर उम्र जो होती है 13 से लेकर 18 तक, यही उम्र असल में आपको डायरेक्शन देती है कि आपका सामाजिक विकास कैसे होगा। मतलब कच्चा घड़ा जो है पकने
वाला होता है इसमें, और ये तय करता है कि आपका घड़ा जो है वो कितना अच्छा आप बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जब अडल्ट हो जाएंगे या 25 की एज के पार हो जाएंगे या 20 की उम्र के बाद पार हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वही सब चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं जो आपने 13 से लेकर 18 तक की उम्र में पा लिया है। ठीक है, ये आपने आपको बना लिया है। नायक पूजा, हीरो वर्शिप, हम समझ गए हैं इसको। अभी रुचियों का विकास इनमें होने लगता है, आपकी रुचियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि स्कूल में जब वो था और उसके बाद जब वो कॉलेज में आया तो वहाँ पर उसने अनेक प्रकार की सोसाइटी देखी। ठीक है, फैशन सोसाइटी, अभी तक वो टॉप करने की सोच रहा था, लेकिन जब उसने देखा फैशन सोसाइटी में मैं हाथ आजमा सकता हूँ, नाटक में कर सकता हूँ, अभिनय कर सकता हूँ, या मैं डांस कर सकता हूँ, तो वहाँ भी मुझे मौके मिल रहे हैं। यहाँ पढ़ाई ही सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई करना ही सिर्फ एक जो है पैरामीटर नहीं है आपके अच्छे विद्यार्थी होने का, बल्कि और भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जहाँ पर आप फेमस भी हो सकते हैं और साथ साथ में पढ़ाई करने वाले से अच्छा जो है आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, व्यक्तित्व हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उनके समझ में आने लगती हैं इन चीज़ों का, तो रुचियों का विकास होने लगता है उनके अंदर, जीवन दर्शन का निर्माण वो अपने करने लगते हैं कि मुझे किन दर्शनों पर, किन मूल्यों पर, किन उसूलों पर मुझे चलना है। घनिष्ठ मित्रता यहाँ पर वो आ जाते हैं, जहाँ अब वो जहाँ किशोर अवस्था में, ठीक है, शुरुआत में जो है वो किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किशोर अवस्था के अंत होते होते अब वो घनिष्ठ मित्रता में तब्दील होने लग जाते हैं। व्यवहार में भिन्नता, ठीक है, होती रहती है कि किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, यहाँ वो सीखने लग जाता है विद्यार्थी किशोर उम्र का। विद्रोह की भावना उसमें होती है, समाज सेवा की भावना भी उसके अंतर्गत आती है, और ईश्वर और धर्म में उसका विश्वास या अविश्वास जो है यहाँ से बढ़ने या घटने, जो भी जिस भी लाइन में उसको जाना है, इस चीज़ों का चुनाव वो करने लग जाता है। तो ये मुख्य रूप से किशोर विद्यार्थी की वो विशेषताएं थी जो कि अन्य विशेषताओं के अंतर्गत हमने रखी। कुछ किशोर अवस्था की कुछ समस्याएं भी हैं। ठीक है, अब ये समस्याएं हैं या इनको भी विशेषताएं ही कहा जा सकता है, ये आप स्वयं इसका जो है मूल्यांकन कीजिए, लेकिन मैंने इसको समस्याएं टॉपिक डालकर इन चीज़ों को बताया है। पहली समस्या जो है वो संवेगात्मक परिवर्तनशीलता है, कि संवेगों का एकदम परिवर्तन हो जाना। ठीक है, तय नहीं कर पाता इस उम्र में विद्यार्थी कि मुझे किस पक्ष का साथ देना है। ठीक है, तीव्र शारीरिक विकास हो रहा होता है, तो उसको खुद समझ नहीं आता कि ये असल में हो क्या रहा है हमारे साथ, कि ये है अभी वो है, तो कई सारी चीज़ों में उसको सामंजस्य बिठाना है। असल में इस समय विद्यार्थी लड़ रहा होता है बाह्य समाज से भी और आंतरिक मन से भी किशोर अवस्था में। ठीक है, काम संबंधी समस्याएं, उसके शारीरिक परिवर्तन क्योंकि उसको अंदर हो रहे हैं इस उम्र में, तो काम संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। समायोजन की समस्या है, कैसे 4 लोगों में मुझे भी अपना जो है दायित्व निभाना है, या मुझे भी उसमें अपनी एक पहचान बनानी है। ठीक है, समायोजन की समस्या होती है, कुछ नहीं कर पाते हैं, एकदम अगर किसी ने बोल दिया तो सहन नहीं कर पाते हैं, लड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सम्मान की भावना है, ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समस्याओं के रूप में देखी जा सकती हैं किशोरावस्था में। अपराध की प्रवृत्ति भी उनके अंतर्गत इसी चीज़ में बढ़ जाती है। क्रिकेट खेलते खेलते या और कोई खेल खेलते खेलते अचानक कोई बात उनके पसंद नहीं आई उनको, तो लड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इस अवस्था में देखने को मिल सकती हैं, या मिलती ही हैं, मिल सकती है नहीं, मिलती ही है। अनुशासनहीनता, एक बार उनको अनुशासनहीनता करने में मजा आ गया फिर कोई रोक नहीं सकता उनको। निर्णय में कठिनाइयाँ होती हैं, कोई भी निर्णय लेने में ये ज़्यादातर दोस्तों पर डिपेंड होते हैं कि चलो ग्रुप समूह में जो काम हो रहा है वही हम भी करेंगे। व्यवसाय की समस्या होती है, अहम की समस्या होती है कि मैं, मेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, मैं कहाँ हूँ अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप के बीच में, तो अहम की समस्या इसमें होती है। अनिश्चित स्थिति और अस्थिर दृष्टिकोण इस उम्र में होता है। एक स्थिर रूप से वो सोच नहीं पाते कि हमें किस लाइन पर चलना है, या हम समाज से अलग चलकर भी, समाज से अलग जो है ढर्रे का ही चुनाव हम नहीं कर सकते। जो समाज जिस लाइन पर चल रहा है उसी पर हमें चलना है, उससे हम अलग भी जा सकते हैं और कुछ नया एक रास्ता बना सकते हैं, ये अभी कम सोच रहा होता है इस उम्र में विद्यार्थी। वयस्क यह सोच रहा होता है तो वो कन्फ्यूजन में रहता है कि करूंगा या नहीं करूंगा करके। अब आती है वयस्क विद्यार्थियों के ऊपर। यहाँ तक तो हमने किशोर विद्यार्थियों के बारे में समझ लिया कि किशोर विद्यार्थी जो एडोलसेंस जो लर्नर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। और अब जो है हम समझेंगे वयस्क विद्यार्थियों के संबंध में कि अडल्ट जो हो चुके हैं 18+ जो हैं उनके बारे में, ठीक है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो वही 4 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर भी। पहला जो हमारा दृष्टिकोण है वो है शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक बिंदु के आधार पर क्या क्या विशेषताएं वयस्क विद्यार्थियों में होती हैं। तो सबसे पहली बात है समझने की इच्छा उनके अंतर्गत होती है, जिज्ञासा सभी विद्यार्थियों में होती है। अमूर्त विचारों का विकास इस उम्र में थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है। क्रियात्मक अधिगम को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तर्कयुक्त अधिगम की तर्क जहाँ पर उनको लॉजिक समझ में आने लग जाता है कि हाँ की लॉजिक बताइए इस चीज़ में क्या है, तो ये इस तरह का अधिगम जब होने लगता है, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा
इस उम्र में विद्यार्थियों की ज़्यादा होती है। परिणाम आधारित, ठीक है, उनको रिजल्ट चाहिए, किसी जो भी काम वो कर रहे हैं उसका उनको रिजल्ट चाहिए। जो किशोर में कहते हैं कि चलो कर दिया तो कर दिया, नहीं तो आज समझ आ गया तो कल नहीं आया तो छोड़ देते थे, लेकिन आज उनको जो काम को चुनना है तो उसका रिजल्ट भी उनको चाहिए, ठीक है। तो पहले ही सब कुछ सोच के उस कार्य को शुरू करते हैं। और समस्या केंद्रित, ठीक है, कोई भी समस्या को पहचानना होता है, उसको चुनना होता है और उसको उसका समाधान करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह की समस्या केंद्रित शिक्षण या समस्या केंद्रित अधिगम या समस्या केंद्रित कार्य करना जो है इस इस वयस्क विद्यार्थियों की जो है विशेषताओं में से मुख्य विशेषता है। नए ज्ञान की सरलता और निश्चिंतता से ग्रहण करते हैं। कोई भी नया ज्ञान यदि इनको प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको ये सरलता से और निश्चित रूप से उसका ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्व ज्ञान से रिलेट करके इसको कैसे हमने समन्वय स्थापित करना है और कैसे हमने इसका प्रयोग करना है, क्रियान्वयन करना है, इस चीज में इनकी मुख्य जो है विशेषता इस उम्र में इनमें आ जाती है। दूसरा है भावनात्मक विशेषता क्या हो सकती है, तो आत्मनियंत्रण यहाँ विद्यार्थी सीख जाता है, ठीक है। जहाँ वो इससे पहले किशोर अवस्था में इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपने संवेगों पर, ठीक है, अपनी क्रियाओं पर, तो यहाँ पर वो आत्मनियंत्रण करना जो है सीख जाता है और अपने आप को एक निश्चित दिशा में डालने का प्रयास करता है, नियमों पर चलने का प्रयास करता है, आत्मदिशा जो है उसके अंदर बढ़ जाती है और पूर्ण समायोजन यहाँ पर उसका हो जाता है, समाज में वो अपना एक स्थान बनाने लग जाता है। सामाजिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं, दायित्व की भावना उसके अंतर्गत आती है कि हाँ मैं समाज में रहता हूँ और मेरा ये दायित्व है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दायित्व की भावना उसके अंतर्गत आती है। उसके बावजूद कुछ लोग कर देते हैं वैसा काम जो नहीं करना उन्हें चाहिए, तो निश्चित रूप से या तो उन्होंने पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से या पूर्ण समर्पण भाव से शिक्षण प्राप्त नहीं किया है, या फिर उनके शिक्षकों ने उस तरह से उनको प्राप्त नहीं करवाया है, या शिक्षक जो है कहीं ना कहीं फेल हुए हैं उन तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराने में, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी के अंतर्गत, इस उम्र के विद्यार्थी के अंतर्गत किसी अन्य तरह की भावनाएं आ रही हैं, समाज विरोधी भावनाएं यदि आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसके उद्देश्यों में उसके शिक्षक का ही हाथ है। खासतौर से सीटेट और यूजीसी नेट की परीक्षाएं जब आप देंगे तो इसमें विद्यार्थी की कहीं भी कोई गलती नहीं होती है। यदि कोई विद्यार्थी अधिगम प्राप्त करने में उसको कठिनता हो रही है तो उसकी कोई गलती नहीं होती, शिक्षक ही है जो उसके अनुसार विधि का प्रयोग करके नहीं पढ़ा पा रहा है, या सिद्धांतों में फेरबदल करके अपने या अपनी क्रियाकलापों में, अपने अधिगम में, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में फेरबदल करके उसको प्राप्त नहीं करा पा रहा है, तो शिक्षक की ही सारी गलतियां होती हैं। और सामाजिक वचनबद्धता, अब यहाँ पर जो पहले बचपन में क्या होता था, 13 से 18 की उम्र में वो बोल दिया, अरे क्या बोलते रहते हैं हम, और उस सच मान जाओ तुमने, ऐसा बोलते थे पहले। लेकिन अब जो है सामाजिक वचनबद्धता बढ़ गई है कि जुबान दे दी है, अब करना पड़ेगा। ये जो है अडल्ट विद्यार्थियों में ये चीज आ जाती है। और विशेष विषय से भाई इनको लगता है, विशेष विषय से भय का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि आप कॉलेज में जब जाते हैं तो आपको एक सप्लीमेंट्री के तौर पर, एक अलग से क्रेडिट के तौर पर अलग से विषय लेना होता है, तो निश्चित रूप से आपका जो सब्जेक्ट है उससे अलग विषय आपको लेना पड़ रहा है, तो एक भाई तो रहता ही है। जैसे कि मैं अगर संस्कृत से हूँ और मैंने जो है इंग्लिश ले ली थी, या एक मेरे कुछ दोस्तों ने इकोनॉमी ले ली थी, ठीक है, तो वो फेल हो गए थे उन चीज़ों में। हालांकि अपने विषय में वो बहुत परफेक्ट थे संस्कृत में, लेकिन उन चीज़ों को एक साल उनका बर्बाद हुआ, कुछ मेरे कई दोस्तों का इसके चक्कर में। तो विशेष विषय से या फिर और भी संदर्भों में हम इसको रखकर देख सकते हैं। संज्ञानात्मक विशेषताओं की बात करें तो जिम्मेदारी की भावना उनके अंतर्गत बढ़ती है, स्वप्रेरणा से वो कार्य करते हैं, ठीक है, आत्म प्रेरणा से नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उनमें होती है, नए ज्ञान की व्यावहारिकता किस प्रकार हम कर पाएं ये जानने का प्रयास वो करते हैं, या नए ज्ञान को सामाजिक मूल्यों के आधार पर या समाज में व्यवहारों के ऊपर अपने जो है ढालने का प्रयास वो करते हैं, उसका क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं, और सहयोग की भावना उनके अंतर्गत होती है। इसके अलावा जो सीटेट या नेट, सीटेट और रीट और यूपी टेट, एमपी टेट या फिर किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ अन्य पॉइंट्स भी बन जाते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। नेट में भी इससे संबंधी प्रश्न आ सकते हैं कि किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षक को इसमें होना चाहिए, कि किशोर जो है इस उम्र में जो है लड़ रहा है अपने आप से आंतरिक मन में, ठीक है, तो हमें किस प्रकार का शिक्षण करना है जिससे कि वो जो है सामंजस्य स्थापित कर पाए और समन्वय स्थापित कर पाए अपनी उम्र और हमारे ज्ञान के बीच में, ठीक है, और हमारे व्यवहार के बीच में। संवेगों के प्रशिक्षण की शिक्षा ये शिक्षक को पता होनी चाहिए, या शिक्षक जो है शिक्षणकर्ता जो है वो इन सब चीज़ों से जो है उसको ज्ञान होना चाहिए कि संवेग
को किस तरह से बदला जा सकता है और किस तरह से शांत किया जा सकता है और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए, बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा और सह शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और एक अच्छा सा पाठ्यक्रम जो इस उम्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में डाला जाए, जो उनकी रुचि के अनुसार हो। और धार्मिक और नैतिक शिक्षा को निश्चित रूप से इसमें डालना चाहिए, ताकि क्योंकि वर्शिप, हीरो वर्शिप इस उम्र में जो है विद्यार्थी करता है, और अनुशासन की शिक्षा जो है मुख्य रूप से इसमें होनी चाहिए। तो इसके अलावा खाली समय का सदुपयोग वो कर पाएँ। ठीक है, ये शिक्षा उनको देनी चाहिए। शिक्षा में इसको जो है पाठ्यक्रम में जो है इनको डालना चाहिए। यौन शिक्षा है, ठीक है, क्योंकि काम संबंधी भावनाएं उनके अंतर्गत यहाँ से आने लग जा रही हैं। निर्देशन समय समय पर उनको देते रहना चाहिए। व्यक्तित्व का उनके सम्मान करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें उनके व्यक्तित्व को आपका अपमान ना हो। उत्तरदायित्व के कार्य उनको देने चाहिए, जिनमें उनकी अपनी एक भूमिका हो, उनको दायित्व दिए जाने चाहिए। और माता पिता और अध्यापकों की सभाएं, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, जिससे वो विद्यार्थियों में होने वाले परिवर्तनों या विद्यार्थियों के संबंध में, उसके रिजल्ट के संबंध में बातचीत कर सकें। तो आज जो है हमने किशोर और वयस्क विद्यार्थियों के शिक्षण संबंधी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। और इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।